प्रॉपर्टीज, हेडिंग लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो बताइए भाई, सबसे पहली प्रॉपर्टी चार्ज की क्या है? ठीक है, उससे भी पहली एक प्रॉपर्टी है, चार्जेस आर स्केलर इन नेचर। चार्जेस की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि चार्जेस कैसे होते हैं? दे आर स्केलर इन नेचर। स्केलर का मतलब बेटा यह है कि चार्जेस को जोड़ने के लिए हमको किसी पैरेललोग्राम्स लॉ या किसी मेथड ऑफ कंपोनेंट या किसी वेक्टर एडिशन लॉ ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि क्लास 12th में वेक्टर्स को ऐड करने के लिए अभी बहुत सी चीजें आएंगी जो क्वांटिटीज वेक्टर होंगी, तो उनको ऐड करने के लिए वेक्टर का एडिशन लॉ जो आपको 11th में हमने पढ़ाया था वो मैं एक बार फिर से पढ़ाऊंगा 12th में, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने पढ़ाया है, कुछ ऐसे हैं जिनको हमने नहीं पढ़ाया है। तो एक बार वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं वो अभी आगे की क्लासेस में मैं आपको पढ़ाऊंगा किसी दिन कि हाउ टू ऐड वेक्टर्स, क्योंकि इसका पूरे साथ यूज होगा। फिलहाल यहां पर कोई लोचा नहीं है। अगर ये कोई बॉडी है, इस बॉडी में हमने कहा 2 कूलम का चार्ज है और यहां पे हमने लिखा -3 कूलम का चार्ज है, तो इस बॉडी पर नेट चार्ज कितना होगा? सिंपली हम बोलेंगे 2 कूलम प्लस -3 कूलम। भाई 2 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, -3 कूलम का नेगेटिव चार्ज है, तो बेटा नेट चार्ज कितना हो गया? -1 कूलम। सिंपल। तो इसको हमें सिंपली ऐड करना है, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ भी देखने की जरूरत हमको नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो एक जैसे चार्जेस होंगे वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस जो होंगे दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। कहने का मतलब अगर एक चार्ज यहां पर है 1 कूलम का और दूसरा चार्ज यहां पर है -2 कूलम का, तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर ये भी चार्ज होता 2 कूलम का और ये भी चार्ज होता 2 कूलम का और दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागना चाहते। और अगर अपोजिट टाइप है तो दोनों एक दूसरे की तरफ आना चाहते। ये चार्जेस का बेसिक नेचर है। और बताइए और क्या हो सकता है? चार्जेस आर ट्रांसफरेबल इन नेचर। चार्जेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रांसफरेबल। चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, हम चार्जेस को इधर से उधर भेज सकते हैं। दे आर ट्रांसफरेबल इन नेचर। कोई डाउट हो बेटा किसी भी पॉइंट में पूछ लेना और सब लोग लिखते चला जा रहा। चार्जेस आर ट्रांसफरेबल इन नेचर। फोर्थ पॉइंट, चार्जेस आर ऑलवेज एसोसिएटेड, चार्जेस आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्जेस आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। मतलब क्या है कि अगर चार्जेस हैं, कहीं पर भी कोई भी चार्ज है तो उसका कुछ ना कुछ मास जरूर होगा। विदाउट मास कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर चार्ज है तो मास होगा, लेकिन इसका उल्टा वो सही नहीं है कि अगर मास है तो चार्ज भी होगा। ये जरूरी नहीं है। जैसे हो सकता है कोई बॉडी है, ये 10 kg की बॉडी है, हो सकता है इस पर कोई चार्ज ना हो सकता है इसके ऊपर नेट चार्ज 0 हो, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई चार्ज है, अगर 1 कूलम का चार्ज है, तो इसका कुछ ना कुछ मास जरूर होगा। सो एवरी चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम मास, बट इट्स वाइस वर्सा इज नॉट नेसेसरी, बट इट्स वाइस वर्सा या इट्स अपोजिट इज नॉट नेसेसरी। इज इट क्लियर? आइए 5th पॉइंट पर देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में हमारा 5th पॉइंट। 5वां पॉइंट है चार्जेस आर ऑलवेज, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्जेस जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं हमेशा। चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड। इसको आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ रखा होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नाम से। This property is also known as quantization of charge. 10th में आप लोगों ने पढ़ रखा है तो शायद आप लोग को याद होगा। बताओ भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है?
डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, मतलब ठीक है, और वो तो एक ही बात हो गई, डिस्क्रीट है तो कंटिन्यूस नहीं होंगे, और वैसे ही प्रॉपर्टी गलत है, अभी हम बताते हैं। और चार्जेस की डायरेक्शन नहीं होती, वो तो हो गया स्केलर क्वांटिटी है। क्या बेटा? इंटरवल, इंटीजर फॉर्म में होता है, कुछ कुछ सही है। Q बराबर एन ई का मतलब में जो Q है, इस Q का मतलब क्या है? टोटल चार्ज ऑन बॉडी। किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है दैट इज डिनोटेड बाई Q। N का मतलब है इंटीजर, N इज अ इंटीजर, तो जो N है ये हमारा 0 हो सकता है, इट मे बी +-1, इट मे बी +-2 एंड सो ऑन। E का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, या आप लिख सकते हो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है Q, दैट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसमें लिखिए टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, टोटल चार्ज on a body is always integral multiple, total charge on a body is always integral multiple of electronic charge। किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है दैट इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब आप ये बोलोगे कि किसी बॉडी पर 10 कूलम का चार्ज है, आप बोलोगे बॉडी पर 5 कूलम का चार्ज है, 500 कूलम का चार्ज है, या 5000 कूलम का चार्ज है, लेकिन आप ये कभी नहीं बोलेंगे कि किसी बॉडी पर 1/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। अब देखो यहां से कूलम तो चार्ज का यूनिट हो गया, इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ले आऊं तो ज्यादा अच्छा है। देखो अगर हमने कहा बॉडी पे 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, चलेगा, 5 इलेक्ट्रॉन का है, 500 इलेक्ट्रॉन का है, चलेगा। लेकिन अगर हम बोलें कि बॉडी पे 1/3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये नहीं चलेगा, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि 1/3 इलेक्ट्रॉन स्टेबल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो फिर ये चार्ज कैसे आएगा वहां पर? बात समझ में आया? इसका मतलब जो टोटल चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के इंटीजर मल्टीपल में होगा, ना कि फ्रैक्शन में। तो अगर कहीं भी लिखा है कि भाई 1.3 इलेक्ट्रॉन है तो गलत है, कहीं लिखा है 7.5 इलेक्ट्रॉन है, गलत है। फ्रैक्शन में, डेसिमल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट विल बी ऑलवेज एन इंटीजर। तो आपसे अगर हम कहें सबसे पहली वैल्यू n की डालो, तो n की सबसे वैल्यू कितनी है? सबसे पहली वैल्यू उसमें कितनी है भाई? 0। अगर मैं n बराबर 0 ले लूं तो बेटा चार्ज कितना हो गया? 0। चार्ज 0 होने का मतलब क्या है? नो चार्ज ट्रांसफर्ड। बताओ भाई, कोई चार्ज का ट्रांसफर नहीं हुआ। भाई Q बराबर एन ई सिंपली यही तो बताता है ना, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, या फिर ये बताता है कि टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी। भाई आपके पास कितना चार्ज है या आपने कितना चार्ज दिया। तो अगर Q बराबर 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि बॉडी पर नेट चार्ज कितना है? 0 कूलम का। या बॉडी ने नेट कितना चार्ज दिया? 0। इसका मतलब बॉडी ने चार्ज दिया ही नहीं। क्लियर है? लेकिन अगर मैं जस्ट इसके बाद की वैल्यू रख दूं, यानी कि n बराबर 1 रख दूं, तो n बराबर 1 रखने का मतलब है Q विल बी इक्वल टू E। इसका मतलब क्या है? n बराबर 1 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। बोलो n बराबर 0 वैसे तो सबसे छोटा है, लेकिन n बराबर 0 रखने पर तो कोई चार्ज ट्रांसफर ही नहीं हुआ। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि नहीं भाई स्मॉलेस्ट चार्ज बताओ, स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, अगर आपसे कहा जाए कि आप हमें सबसे छोटा चार्ज बताइए जो ट्रांसफर किया जा सकता है, तो किसके बराबर है? E के बराबर, क्योंकि n बराबर 1 रख देंगे हम। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? पक्का एकदम। तो Q बराबर E इज द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है? और जो क्वांटिटी स्मॉलेस्ट होती है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट चार्ज है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं
क्वांटम ऑफ चार्ज। क्वांटम ऑफ चार्ज, क्वांटम का मतलब होता है द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, दैट कैन बी शेयर्ड। ऐसे ही क्वांटम ऑफ एनर्जी होता है, तो एनर्जी का क्वांटम मतलब स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसफर्ड। तो वैसे यहां पर स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हम ट्रांसफर कर सकते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पर बोलो कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। पक्का एकदम? जरा भी डाउट हो भाई पूछ लो। सही है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 6। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। अब इसका मतलब क्या है बेटा? आप लोगों ने अभी 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। थर्मोडायनेमिक्स में एक प्रोसेस होता है आइसोलेटेड प्रोसेस। क्या होता है बेटा आइसोलेटेड प्रोसेस? वो तो एडियाबेटिक भी होता है। हाँ, आइसोलेटेड का मतलब ये हो गया कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें ना तो हमने हीट दी हो, ना उससे हमने हीट ली हो, ना हमने कोई वर्क कराया हो, ना हमने कोई वर्क किया हो, ना उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हुआ, ना उसकी इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज हुआ। आइसोलेटेड का वैसे भी मतलब होता है, आप लोग की क्लास में भी कोई एक आध बच्चा ऐसा जरूर होगा जिसको पूरी क्लास से कोई मतलब नहीं होता, वो अपने मस्त है। हर क्लास में एक आध नमूना होता है ऐसा जिसको पूरी क्लास से कोई मतलब नहीं, वो एकदम आइसोलेटेड है। उसका जब मन होगा खाएगा, जब मन होगा पढ़ेगा, जब मन होगा लिखेगा, नहीं तो सो जाएगा, उसको कोई किसी से मतलब नहीं है। ठीक, तो ऐसा कोई भी चार्ज जो कि आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का मतलब सिंपल सा है, ऐसा चार्ज जिसको सिस्टम और सराउंडिंग से कोई मतलब ना हो, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग, ऐसा चार्ज आइसोलेटेड होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है। जैसे अगर ये एक क्लास है, इस क्लास के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, कुछ प्रोटॉन्स बैठे हैं, ठीक, और आपसे पूछा जाए इस क्लास का टोटल चार्ज कितना है। जैसे अपनी इसी क्लास को ले लो, इस क्लास में कुछ मान लो लड़के हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ लड़के हैं मान लो प्रोटॉन्स हैं। ठीक, लड़के इधर उधर घुमा करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए मान लो, दे आर फ्री टू मूव। लड़कियां बेचारी घर में रहती है मान लो, ज्यादा नहीं इधर उधर घूमती तुम लोग की तरह, तो मान लो कि वो प्रोटॉन है भाई, वो न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक, तो ये प्रोटॉन्स हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ऐसी कंडीशंस में अगर आपसे पूछा जाए इस क्लास का टोटल चार्ज कितना है, तो भाई हम देखेंगे प्रोटॉन्स में कितने प्रोटॉन्स है, तो टोटल प्रोटॉन्स का चार्ज माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकाल लेंगे, और ये वैल्यू बोलो कांस्टेंट रहेगी। बोलो भाई, अगर ये क्लास बंद है, आप लोगों को बाहर से कोई मतलब नहीं कि कौन बच्चा आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन टीचर आया, कौन गया, कोई मतलब अगर आपको नहीं है, तो इस क्लास का टोटल चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट। लेकिन ये हो सकता है कि हम इस बच्चे को उठा के वहां से यहां बैठा दें, तो उस जगह से इलेक्ट्रॉन हटकर, सॉरी प्रोटॉन हटकर यहां आ सकता है, ये हम करा सकते हैं। अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इधर उधर मूव कर सकते हैं, लेकिन टोटल चार्ज ऑफ दिस क्लास विल रिमेन कांस्टेंट। यही मतलब है कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा। क्या ये बात समझ में आई? इसी को सिंपल शब्दों में आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नाइदर वी कैन क्रिएट द चार्ज नॉट वी कैन डिस्ट्रॉय इट, वी कैन ओनली ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं, चार्ज इज ट्रांसफरेबल इन नेचर। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेवेंथ प्रॉपर्टी है चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट ऑफ स्पीड। चार्ज इज सिंपल इनवेरिएंट भी आप लिख सकते हैं, चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर या इनवेरिएंट ऑफ स्पीड। अब इसका मतलब क्या है? अगर आप लोग को आइंस्टीन साहब की थ्योरी के बारे में पता हो, जिन लोगों ने हमसे पढ़ा है तो हमने आपको एक दो बार जरूर बताया होगा 11th क्लास में, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनसे हम जानना चाहेंगे कि आइंस्टीन साहब की थ्योरी के बारे में कुछ बेटा पता है? जैसे आइंस्टीन साहब ने एक फार्मूला दिया था, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये फार्मूला पता है? इस फार्मूले का क्या मतलब होता है बेटा? मास इज डिपेंडेंट ऑन स्पीड।
देखो आइंस्टीन साहब ने एक थ्योरी दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। आइंस्टीन साहब की एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी और उन्होंने एक फॉर्मूला इसमें इजाद किया था, E बराबर mc स्क्वायर, इसको बोलते हैं आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इसका मतलब, इस फार्मूले का मतलब होता है एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टेबल। हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस काम के लिए आइंस्टीन साहब को नोबेल प्राइज मिला था। ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये काफी हद तक इस फिजिकल साइंस से ऊपर उठकर ऊपर वाले की तरफ जाती है। फिजिक्स, जैसे कि आपको पता होगा, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर का स्टडी करना फिजिक्स है। और नेचर को बनाया किसने है? ऊपर वाले ने। ठीक, ऊपर वाले ने बना के छोड़ दिया, अब जाओ समझो बूझो क्या है, उसी की हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? फिजिक्स। पूरा का पूरा जो फिजिक्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है मटेरियल साइंस, मटेरियल फिजिक्स, मैटर फिजिक्स, और दूसरा होता है एनर्जी फिजिक्स या एनर्जी साइंस। तो हम लोगों ने जितना भी पढ़ रखा है ज्यादातर वो मटेरियल फिजिक्स के बारे में पढ़ा है, मैटर के बारे में पढ़ा है। एनर्जी के बारे में आज तक आप लोग को ज्यादा नहीं पढ़ाया गया। आपको सिर्फ एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के क्या टाइप्स है, बस वो बताया गया। लेकिन एनर्जी का रियल साइंस क्या है ये हम लोग को ज्यादा नहीं पता है, और बहुत ज्यादा अभी दुनिया में लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, एनर्जी के बारे में। ठीक, अब होता क्या है, एनर्जी का मास में कन्वर्ट होना और मास का एनर्जी में कन्वर्ट होना, इस चीज को अगर थोड़ा डेप्थ में जाकर के समझो तो भी लॉकडाउन के टाइम में रामायण आया था, देखो उसमें नारद जी बोलते थे नारायण नारायण, और यहां से गायब हुए और पता चला लंका पहुंच गए, वहां पे रावण को ज्ञान देने लगे उल्टा सीधा। देखा ही नहीं देखा है? तो अगर कोई नारायण नारायण बोल के यहां से गायब हो रहा है तो क्या है वो? अगर कोई चीज यहां सामने आपके है तो वो मास है, और अगर मैं यहां से गायब हो जाऊं तो मास हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और अचानक से लंका में प्रकट हो जाए हम तो क्या है? एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू। तो हमारा हिंदू धर्म तो इसको लाखों साल से मान रहा है, बस अंग्रेजों को बाद में पता चला तो उसके लिए उन्होंने नोबेल पकड़ा दिया। बोलो भाई, अंग्रेजों के यहां तो ये सब मान्यताएं है नहीं, वो तो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, तो उन लोग को नहीं पता था। हमारे यहाँ ये सब बहुत पहले से, लाखों साल करोड़ों साल से बताया गया, क्योंकि रामायण महाभारत ये सब को याद की तो है नहीं, बहुत पहले के ग्रंथ। तो वहां पर इन चीजों के बारे में उनको पता था कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में ये हम लोगों से इजीली नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसा हो जाए तो अपुनिश भगवान है, हम ही भगवान बन जाए, आप ही भगवान बन जाए, तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन साइंस ने इसके बारे में हल्का फुल्का आइंस्टीन साहब ने पता लगा लिया था, तो क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात थी तो उसके लिए उनको एक नोबेल प्राइज दिया गया। इसी चीज को जब और डेप्थ में वो लेकर के गए, इसी कॉन्सेप्ट को, तो उनको ये पता चला कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है दैट डिपेंड्स ऑन स्पीड। तो उन्होंने ये फार्मूला बनाया, और इस फार्मूले में m क्या है बेटा? m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एट स्पीड v। जब कोई ऑब्जेक्ट v स्पीड पर होता है तब उसका मास m है। m नॉट क्या है? व्हाट इज m नॉट? रेस्ट मास। दैट मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका मास रेस्ट मास है। जैसे आपने अपना मास तौलवाया कहीं पर, किसी वेइंग मशीन पे खड़े हो गए हम लोग, हमने देखा कि मेरा है 98 किलो, या आपका होगा 50-60 किलो, तो आप लोग का जो मास है वो क्या है, या हमारा मास जो है वो क्या है? रेस्ट मास है। रेस्ट मास इज ऑलवेज, ये कैसा होता है? तो जो आपने बचपन से पढ़ा ना कि मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो अधूरी बात थी। कौन सा मास कांस्टेंट होता है? रेस्ट मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। v क्या है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब यहां पर मैटर को समझना जरा। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम लोग बढ़ाएं, इफ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड, तो जरा आप मुझे बताइए, अगर स्पीड बढ़ेगी तो मास का क्या होगा? कम होगा? बढ़ेगा? कितने लोग कह रहे हैं बढ़ेगा? कितने लोग कम वाले हैं? 1 2 2.5। कितने लोग कम वाले हैं? नहीं, कम क्यों होगा? हाँ देखो ध्यान से, अगर v बढ़ेगा तो क्या ये पूरा टर्म बढ़ेगा?
और 1 में से हम जिसको घटा रहे हैं वो बढ़ रहा है, तो ओवरऑल डिनोमिनेटर का क्या होगा? बोलो भाई। अरे v बढ़ रहा है, अगर v बढ़ेगा तो v स्क्वायर बढ़ेगा, तो v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वो भी बढ़ेगा क्योंकि c तो कांस्टेंट है, और 1 में से हम जिसको घटा रहे हैं वो बढ़ रहा है, तो ओवरऑल डिनोमिनेटर क्या होगा? कम हो जाएगा। पक्का है? और अगर डिनोमिनेटर कम हो गया तो ये ओवरऑल मास क्या होगा? नहीं समझ में आई बात? बेटा अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पक्का? अब सोचो ना जरा, एक बार लिखा है 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4, और अगर ये 1/4 वाला टर्म यानी कि v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अगर बढ़ गया तो मान लो 1 माइनस 3/4 हो गया। सही है भाई? अगर ये बढ़ेगा तो 1/4 से बड़ा होगा, 1/2 बनेगा या 3/4 बनेगा, बड़ा होगा ना। अगर ये बड़ा हुआ है तो ओवरऑल इस नंबर को सोचो जरा, 1 माइनस 1/4 कितना आता है, और 1 माइनस 3/4 करो, तो आप हमें बताइए अगर ये चीज बढ़ गई तो ये चीज ये बढ़ा कि ये बढ़ा? इसका मतलब ये चीज कुछ समझ में आया? अगर x बढ़ेगा तो 1 माइनस x कम होगा। पक्की बात है? समझ में आ गया ना? तो अगर v बढ़ेगा तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर घटेगा, और अगर डिनोमिनेटर घट रहा है तो ओवरऑल जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? इसका मतलब क्या था? आइंस्टीन साहब की इस थ्योरी से ये पता चला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ रहा है, सॉरी उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो उसका मास भी क्या होगा? बढ़ेगा। पक्का? और अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड मान लो लाइट की स्पीड के बराबर हो गई, v बराबर c के बराबर हो गया, तो जरा मास बताओ कितना आएगा? m बराबर m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 0, और m0 बाई 0 कितना आएगा? इनफाइनाइट। इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट का मास कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। और जिस ऑब्जेक्ट का मास इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब इसका मतलब दैट ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। बताइए भाई, अगर मास इनफाइनाइट हो गया इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट हर जगह प्रेजेंट है, और जो हर जगह प्रेजेंट है वही क्या है? भगवान है, तो वही गॉड है। कुछ समझ में आया? और हिंदू धर्म हमारा तो बड़ा पहले से कह रहा है कण कण में भगवान है। इस टेबल में भी है, उस किताब में भी है, तुम्हारे अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, कण कण में भगवान है। हाँ यस, गॉड का जो मास होता है वो कितना होता है? इसीलिए क्या बोला जाता है कि भगवान का कोई रूपरेखा नहीं होता। ये जितनी भी मूर्तियां या फोटो हम लोग देखते हैं ये सब हमारी इमेजिनेशन से बनी हुई है। एग्जैक्टली भगवान कैसे हैं तो हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा कभी, बट दैट एग्जिस्ट करते हैं, ये हम लोग शायद मानते हैं, हम लोग सभी मानते हैं। यहां कोई नास्तिक तो नहीं है नास्तिक? यार अपनी भगवान है सर, हम किसी भगवान को नहीं मानते, लेकिन मानोगे, अभी देखना, अभी हम आपको दिखाते हैं। यहां पर समय आने के साथ आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर फिजिक्स या साइंस फेल हो जाता है वहां वो सारा ब्लेम ऊपर वाले के ऊपर डाल के किनारे हट जाता है, क्योंकि साइंस हर जगह नहीं चलता। बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर हमारा साइंस भी फेल हो जाता है। अब देखो यहीं से हम आपको बताते हैं, हमारे धर्मों में तो भगवान को माना गया है, गीता रामायण में भगवान को माना गया है E बराबर mc स्क्वायर, जो कि एक फिजिक्स का फार्मूला है, लेकिन इसका सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन बोलो हम नारद जी से दे सकते हैं। यहां से गायब हुए वहां पहुंच गए, या ब्रह्मा भगवान वहां से कहीं से भी कहीं भी आ जाते थे, आपको पता है ना, अचानक से प्रकट हो जाते थे। तो क्या चीज है? मास का एनर्जी में कन्वर्ट होना या एनर्जी का मास में कन्वर्ट होना। दूसरा प्रूफ देखो, अगर m बराबर m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, तो ये थ्योरी आइंस्टीन की है, भगवान की नहीं है। लेकिन आइंस्टीन की इस थ्योरी से हमें क्या पता चला कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा, और अगर वेलोसिटी लाइट के बराबर हो गई तो मास इनफाइनाइट हो जाएगा। मास इनफाइनाइट हो गया मतलब वो पार्टिकल हर जगह प्रेजेंट है, और जो पार्टिकल हर जगह प्रेजेंट है वो भगवान है, और जो भगवान है उसी को हम सूर्य देवता बोलते हैं। भाई सनलाइट, ये सन की स्पीड है ना, तो सन को तो हम पहले से सूर्य देवता बोल रहे हैं, हम तो पहले से उनको जल चलाते हैं। बोलो भाई, होता है ऐसा नहीं होता है? इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत तेज हुई, लेकिन ये जो पूरी की पूरी थ्योरी इन्होंने बताई थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दैट इज वैलिड ओनली व्हेन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंपेरेबल, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंपेरेबल विद स्पीड ऑफ लाइट।
ये पूरी की पूरी थ्योरी तब वैलिड होती है जब ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट के स्पीड के आसपास हो। अब तीसरा प्रूफ आपको दे रहा हूं। जितने भी सुपर हीरोज पर मूवीज बनी है, चाहे वो शक्तिमान हो, चाहे वो क्रिस हो, चाहे वो आयरन मैन, और दुनिया के जितने भी तुम लोगों ने देखे होंगे मूवी आजकल, सब में बोलो जो भी सुपर हीरो टाइप का दिखाई पड़ा, सबकी स्पीड बहुत ज्यादा है। दिखाते नहीं दिखाते कि एकदम बहुत तेजी से दौड़ के भाग गए यहां से, क्रिस इतना तेजी से चलता गया, उछल के सब उछल कूद मचा रहा है, देखा है ना। तो अगर कोई भी सुपर हीरो जैसा कुछ भी होगा तो उसकी स्पीड बहुत बहुत तेज होगी। स्पीड बहुत तेज होगी, उसका मास बहुत ज्यादा होगा, और उसी कंडीशन में बोलो मास ज्यादा है, स्पीड भी बहुत ज्यादा है, तो उसके अंदर एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी। और एनर्जी का जो एकमात्र सोर्स है हमारे लिए वो सन है, नास्तिकों के लिए, और जो आस्तिक हैं उनके लिए भगवान है। गॉड इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। और हम लोग सन को भी गॉड बोलते हैं, ये लोग उनको सन बोलते हैं। बोलो भाई, है ना। अब ये तो मास के बारे में कॉन्सेप्ट है कि स्पीड बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा। चार्ज में ऐसा कुछ नहीं होता है। चार्ज की स्पीड अगर आप बढ़ा भी देंगे बहुत ज्यादा तो उसका मास तो बढ़ेगा, लेकिन उसका चार्ज नहीं बढ़ेगा। इसीलिए प्रॉपर्टी में क्या लिखाया गया था, चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर, या चार्ज इज इनवेरिएंट ऑफ स्पीड। मतलब अगर आप स्पीड बढ़ा भी देते हो तो मास बढ़ेगा, लेकिन चार्ज उसका नहीं बढ़ने वाला है, चार्ज नहीं बढ़ेगा। तो चार्ज के लिए ऐसा कोई फार्मूला हमारे पास नहीं होता है, मास के लिए होता है। अब क्योंकि लगे हाथ हमने ये बात आपसे कर ही दिया है, तो एक आध चीज हम आपको और बता दे रहे हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बेटा बहुत ज्यादा बढ़ती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान है, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक, लेकिन आखिरी समय है तो हम आपको बता दे रहे हैं 2-4 मिनट और। जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ती है तो उसका मास बढ़ता है, लेकिन उसका जो लेंथ होता है वो कम होता है। ये भी आइंस्टीन साहब ने प्रूफ किया। जब ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ती है तो उसका लेंथ अपने आप कम होने लगता है। तो ये कैपेसिटी भी हमारे हनुमान जी में थी। हनुमान जी अपने साइज को बढ़ा भी लेते थे अपने हिसाब से और कम भी कर लेते थे। जब लंका के द्वार पे पहुंचे थे और लंकिनी ने रोका था, तो जब कहानी सुनी होगी आपने, तो उन्होंने अपने साइज को एकदम मच्छर के बराबर करके उसके मुंह में घुस गए थे सीधे। और टाइम जो होता है वो भी स्लो हो जाता है अगर आपकी स्पीड बहुत फास्ट है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट के आसपास की स्पीड है तो उसके लिए टाइम रुक जाता है, उसके लिए टाइम धीरे धीरे चलता है। इसी को बोलते हैं काल को अपने वश में करना, समय को अपने हिसाब से चलाना। वो यही है, जब आपकी स्पीड बहुत फास्ट होगी तो आपके लिए समय स्लो हो जाएगा। वरना हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। लेकिन जब आप सुपर नेचुरल में जाते हैं, जब आपकी स्पीड बहुत हाई हो जाती है, जब आप एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आपके लिए समय भी रुकता है। इसीलिए हमारे आपकी एज और गॉड की एज में बड़ा अंतर है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 2-4 काल गुजर जाते हैं हम लोग के। काल समझते हैं ना, जैसे अभी कौन सा चल रहा है, कलयुग चल रहा है, 2-4 युग बीत जाते हैं। तो कलयुग बीत गया और ये वो 2-4 युग बीत जाते हैं, उनका एक दिन नहीं बीत रहा अभी तक। तो ये डिफरेंस है, और ये माइथोलॉजी में बताया जाता है, ये ग्रंथों में लिखा होता है। तो ग्रंथों में ये सारे कॉन्सेप्ट लाखों साल पहले से हैं। आइंस्टीन साहब ने अभी 150-200-500 साल पहले ये सब ढूंढ के बढ़िया चौकस अपना नोबेल प्राइज उन्होंने ले लिया। ठीक, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस व्हिच यू शुड नो फॉर फर्दर स्टडीइंग ऑफ द चैप्टर। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।